स्टूडेंट्स, बीएड सेकंड ईयर के पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक को प्रारंभ किया था कि पाठ्य पुस्तक क्या होती है, उसके क्या मापदंड, उसकी क्या क्या आवश्यकता है और उसकी क्या विशेषता उसमें पाई जाती है। आज हम देखेंगे कि वर्तमान में जो इतिहास पाठ्य पुस्तक के विद्यालयों में प्रचलित है या जो स्कूलों में जो टेक्स्ट बुक्स यूज की जाती हैं उनमें उनकी आलोचनात्मक समीक्षा को हम देखेंगे कि उनमें कहाँ वो किस तरह की पाठ्य पुस्तकें हैं। आलोचनात्मक समीक्षा यानी कि उसके अंतर्गत हम उसकी कमियों को भी देखते हैं और उसमें कुछ जो गुण विद्यमान होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इतिहास पाठ्य पुस्तक की जो वर्तमान में विद्यालयों में प्रचलित है उनकी आलोचनात्मक समीक्षा हम करेंगे कि वो किस तरह की है। सबसे पहली बात इसके अंदर अगर हम इसकी कमियों पर नजर डालते हैं तो सबसे पहली जो आलोचना हम इसकी कर सकते हैं उसमें सबसे पहली बात जो आती है वो है इसमें अनुभवहीन लेखकों के द्वारा लिखा जाना। अनुभवहीन शिक्षकों द्वारा लिखित। सबसे पहली जो कमी है या हम जिस बात को लेकर आलोचना हम कर सकते हैं वहां पर जो बात आती है वो आती है कि इसकी जो सबसे बड़ी कमी है वह यही है कि ये अनुभवहीन शिक्षकों के द्वारा लिखी जाती है। अर्थात इन पाठ्य पुस्तकों के जो लेखक हैं वो बहुत अधिक अनुभवी नहीं होते हैं, क्योंकि एक लंबे अनुभव के आधार पर जो चीज लिखी या कही जाती है उसमें वे समस्त विचारधाराएं, वे समस्त तथ्य, वे समस्त जानकारियां सम्मिलित होती हैं जो कि समय समय पर विद्यार्थियों के द्वारा आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सिखाई जाती है। क्योंकि आप जैसे कक्षा कक्ष में कुछ पढ़ा रहे हैं, आप सामान्य रूप से एक सामान्य से उदाहरण के द्वारा उस बात को समझाते हैं। बालक ने किसी अन्य तरीके से उसका प्रश्न किया तो उस प्रश्न के उत्तर में आपको कोई नया मेथड या नई विधि को अपनाना पड़ा। तो आपको यहाँ पर अप्रत्यक्ष विद्यार्थी ने ये चीज सिखाई कि जो चीज आप जिस तरीके से अब तक कर रहे थे उसकी बजाय अगर इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, इस विधि को भी अगर उपयोग में लाया जाएगा तो ये एक प्रभावी शिक्षण को प्रभावी रूप प्रदान कर सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ उसे ये अनुभव प्राप्त हो तो नेक्स्ट उसमें वो उसका उपयोग करेगा, फिर कुछ और अनुभव प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब कि निरंतर रूप से उसी क्षेत्र में, उसी फील्ड में कार्य करते करते आप में अनुभव की इतना एक बड़ा संकुल तैयार हो जाता है और उस आधार पर जब आप किसी चीज को लिखते या कहते हैं तो उसको प्रस्तुत करने या कहने का जो एक तरीका होता है वह अलग ही होता है जो बहुत अधिक प्रभावी होता है। लेकिन वर्तमान में इतिहास की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो कम अनुभवी शिक्षकों के द्वारा लिखी जा रही है। नेक्स्ट आती है कक्षा स्तर व पाठ्यक्रम का अभाव। कक्षा स्तर व पाठ्यक्रम पूर्णता का अभाव। अगली जो इसकी हम आलोचना कर सकते हैं वो इस आधार पर कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज तो ये
पुनरावृत्ति की स्थिति, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पुनरावृत्ति की दोनों परिस्थितियां, कई बार तो किसी चीज को 2 से 3 बार पुनरावृत्ति हो जाती है, और कई बार ये स्थिति होती है कि एक बार दे देने के बाद में यहाँ तक कि मूल्यांकन तक में उसकी पुनरावृत्ति की कोई भी गुंजाइश उसके अंदर विद्यमान नहीं होती, अर्थात कि ऐसे कोई क्रिया गतिविधि या मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंदर कोई भी ऐसा स्थान नहीं होता है जहां पर उस चीज को की पुनरावृत्ति या उस तथ्य की पुनरावृत्ति, बिंदु की पुनरावृत्ति करवाई जा सके। पुनरावृत्ति यानी कि ड्रिलिंग, यानी कि जब तक बालक एक बार पढ़ लेने के बाद दोबारा उसको नहीं पढ़ता है तो उसे वह चीज स्थायी रूप से या यूं कहा जाए कि लंबी अवधि के लिए याद नहीं होती है। पाठ्य पुस्तक या जो भी ज्ञान हम बालक को देते हैं उसके लिए अनिवार्य है कि बालक में उस चीज को इस तरह की व्यवस्थाएं हो कि बालक के लिए उसमें पुनरावृत्ति करने के समस्त साधन उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन इन पाठ्य पुस्तकों में पुनरावृत्ति के लिए गुंजाइश कम होती है, एक के बाद एक निरंतर नई विषय वस्तु या उसके मूल्यांकन प्रक्रिया में भी कई बार ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचा जाता है, जिसकी वजह से वो एक जो ज्ञान बालक को दिया जाता है उसका महत्व कम हो जाता है, क्योंकि बालक को वो चीज स्मृति से बाहर हो जाती है, वो भूल जाता है, जिसका कि पढ़ाना या ना पढ़ाने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। अगली बात आती है सहायक सामग्री का अभाव। सहायक सामग्री का अभाव, क्योंकि उसके अंदर जितनी सहायक सामग्री की हमें आवश्यकता होती है उसका वहां पर अभाव पाया जाता है, अर्थात कि जहां पर जिस तरह के, जैसे हम कह रहे हैं कि प्राचीन गुप्तकालीन भारत में कहाँ तक गुप्तकालीन या मौर्यवंशी शासन कहाँ तक फैला हुआ था, तो वर्तमान पाठ्य पुस्तकों में अगर ढूंढना चाहोगे तो वो मानचित्र हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में ये एक सहायक सामग्री का अभाव दिखाई देता है, जिससे कि हम उस चीज को समझ पाना बालक के लिए कठिन होता है। इसीलिए सहायक सामग्री की जो कमी है वो इन पाठ्य पुस्तकों में देखी जाती है। अगली बात है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक यानी कि यहाँ पर ये कहा जाए कि बालक की रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार जिस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि रुचिपूर्ण अगर पाठ्य पुस्तक है जिसमें कि पढ़ते ही देखते ही रोचना बालक की रुचि उत्पन्न हो, वह एक श्रेष्ठ पुस्तक पाई जाती है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो कुछ दिया जाएगा एक बोझिल पाठ्यक्रम के रूप से विषय वस्तु को एक के बाद एक लिख दिया जाएगा, उसमें सहायक सामग्री नहीं होगी, उसमें किसी प्रकार के आकर्षक या प्रभावी उदाहरणों का उपयोग नहीं। ऐसे में एक सरल से कठिन की और ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने वाले जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है, और इसी कारण से ये पाठ्य पुस्तकें नीरस होती चली जाती हैं और बच्चा उसको उठाना भी पसंद नहीं करता है। वर्तमान में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को अगर कहा जाए तो वो पढ़ाई से दूर भागता है। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में अभी उसको कुछ पता भी नहीं है, पढ़ाई क्या होती है, शिक्षा क्या होती है, उस चीज को नहीं जानता, फिर भी वो वहां से दूर भागता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके लिए रोचकता कुछ भी है ही नहीं, कुछ भी इंटरेस्टिंग ऐसा नहीं है कि जो खुद आगे होकर करना चाहे। तो यही स्थिति पाठ्य और यह पाठ्य पुस्तकों की वजह से ये स्थिति उत्पन्न होती है और मनोवैज्ञानिक के, और उसी बात इसमें ये नीरसता उत्पन्न करते हैं। अगली बात, राजनीतिक पक्षों पर अधिक बल। राजनीतिक पक्षों पर अधिक बल। यहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या जितने भी अन्य जो मनुष्य के जीवन की कहना चाहिए कि नियम दैनिक क्रियाकलाप
ये शासन प्रबंध आदि के बारे में अधिक चर्चा की जाती है, जबकि इतिहास केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का ही ज्ञान प्रदान नहीं करता है, बल्कि इतिहास मनुष्य को, बालक को अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए समस्त कार्यों की सूचना प्रदान करता है, जो कि वर्तमान पाठ्य पुस्तकों में अनुपस्थित पाया जाता है। अगली बात आती है नैतिक गुणों का विकास नहीं। नैतिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों के विकास का अभाव। ठीक है, नैतिक गुणों के विकास का अभाव, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें राजनीतिक पक्ष या राजनीतिक षड्यंत्रों के बारे में अधिक जानकारी और राजनीतिक पक्षों से संबंधित अधिक उस पर अधिक बल दिया जाता है, जिसकी वजह से निश्चित है कि राजनीति के अंतर्गत जहां पे समता समानता और कहना चाहिए कि नैतिक मूल्यों का पालन किया जाता है, वहीं पर राजनीतिक षड्यंत्रों की भी चर्चा की जाती है। और मानव की प्रकृति है कि जो आदर्शात्मक गुण है उनकी तुलना में वे उन गुणों पर अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं या ध्यान केंद्रित करते हैं जिनको कि हम नैतिकता की श्रेणी में नहीं रखते हैं। इसीलिए ये एक कारण बनता है कि इसमें नैतिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि हम राजनीतिक विषय पर ही अधिक चर्चा करते हैं। अगली बात आ जाती है इसमें तथ्यों का अस्पष्टता से तथ्यों की अस्पष्टता। जितने भी तथ्य इसमें दिए गए होते हैं, चाहे वो किसी सांप्रदायिक विचारधारा पर हो, सांस्कृतिक विचारधारा पर हो, राजनीतिक, क्योंकि इसमें राजनीतिक पक्ष के अधिक बल दिया जाता है, तो उसमें बहुत सारे राजनीतिक ऐसे पक्ष होते हैं जिनमें कि ये कहा जाए कि राजनीतिक षड्यंत्रों के बारे में बताया जाता है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि उसके जो वास्तविक सत्य पक्ष हैं वे स्पष्ट रूप से वहां पर सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, इसीलिए तथ्य अस्पष्ट होते हैं। क्यों? कि उसके पीछे के मूल कारण क्या है, घटना क्या घटित हुई और उसकी वजह से क्या परिणाम समाज और राज्य को भोगने पड़े, या उसके क्या भविष्य में क्या उसके अच्छे और सुंदर परिणाम प्राप्त हुए, उसकी तुलना या उस लिंक में उसको स्पष्ट रूप से समझाया नहीं जाता। इसी कारण से तथ्य जो होते हैं वो इसका स्पष्ट प्रतीत होने लगते हैं। अगली बात इसमें आती है तथ्यों की त्रुटिपूर्ण भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं। त्रुटिपूर्ण भ्रांतियां उत्पन्न होती है, यानी कि यहाँ पर किसी भी तथ्य सूचना को अगर अस्पष्ट सूचना है या तथ्य उसके अंतर्गत संकेतित किया गया है या कोई घटना अस्पष्ट रूप से उसमें लिखी गई है, तो ये मानकर चलिए कि वह एक भ्रांति उत्पन्न करेगी और जिसकी वजह से वर्तमान में भी तनाव की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए वर्तमान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके अंदर तथ्य अस्पष्ट होते हैं, जिसकी वजह से त्रुटिपूर्ण भ्रांतियां जो है वो जो कि उनके उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन अस्पष्टता के कारण, त्रुटिपूर्णता के कारण, उसमें गलती के कारण वह भ्रांतियां या भ्रम उत्पन्न होता है। अगली बात इसमें वैज्ञानिक व्यवस्था व आलोचनात्मक दृष्टिकोण का अभाव। वैज्ञानिक व्यवस्था में आलोचनात्मक दृष्टि अभाव। वैज्ञानिक व्यवस्था और आलोचनात्मक दृष्टि का अभाव देखा जाता है। क्यों?
नेक्स्ट है रटत विद्या पर आधारित, रटने की प्रवृत्ति पर बल। यानी कि यहाँ पर वर्तमान में जो पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं उनमें कोई ऐसे सहसंबंधात्मक जो कहा जाए कि विषय वस्तु को नहीं रखा जाता है, उसमें ऐसे रोचक और प्रभाव उदाहरणों को बहुत अधिक सम्मिलित नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जो बालक को समझ में नहीं आते। तो बालक क्या करता है, कौन बाधा करेगा, कौन इसको समझेगा, रट डालो। क्यों कि समझने के लिए उसके पास में कोई ऐसे साधन या सोर्स उसके पास उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसे वो चीज रटनी ही पड़ती है। जैसे कि सन, इतिहास में होते हैं सनों पर अधिक जो है बल दिया जाता है। हर घटना का कोई ना कोई सन होता है, उसी सन के आधार पर उस घटना को लिखा जाता है या उसके साथ लिखा है। अब कई लोगों के सन याद नहीं होते तो क्या होगा, वो रटने ही पड़ेंगे। इसीलिए यह रटन विद्या पर आधारित है या रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है। अगली बात इसमें आती है स्रोत संदर्भों का अभाव। स्रोत संदर्भों का अभाव, यानी कि यहाँ पर जो हमको इतिहास को लिखने के लिए जिन स्रोतों और संदर्भों का उल्लेख होना चाहिए या जिन स्रोतों के की सूचना मतलब उस स्रोतों के आधार पर उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए, उनका अभाव पाया जाता है। यहाँ पर सीधी सी बातें लिखी जाती है कि जैसे चित्तौड़ का किला मेवाड़ में अमुक स्थान पर स्थित है, कुंभलगढ़ का किला यहाँ स्थित है, हल्दीघाटी के युद्ध में ये घटना घटित हुई, लेकिन उसके स्रोतों के बारे में कतई कोई चर्चा नहीं की जाती है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, वैज्ञानिक व्यवस्था क्या कहती है कि बिना स्रोतों के या बिना सोर्स के प्रमाणों के हम किसी भी बात को प्रमाणित नहीं कर सकते। इसीलिए वर्तमान की पाठ्य पुस्तकों में स्रोत संदर्भों का अभाव देखने को मिलता है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है वो है प्रकाशन व मुद्रण संबंधी त्रुटियां। प्रकाशन व मुद्रण संबंधी त्रुटियां, ठीक है ना। मुद्रण एवं प्रकाशन संबंधी त्रुटियां, मुद्रण और प्रकाशन में बहुत सारे ऐसे व्याकरण की त्रुटि उसमें पाई जाती है, सही सूचना उसके अंदर नहीं होती है, कई बार सन गलत लिखा हुआ होता है, एक ही घटना के दो अलग अलग सन दिए गए होते हैं। ऐसे में ये जो है एक प्रकाशन मुद्रण की और प्रकाशन की त्रुटि। प्रकाशन में जैसे कि कागज हल्का ले लिया गया है या उसकी छपाई बहुत हल्की क्वालिटी की है, इंक के मतलब जो कहा जाए कि स्याही के धब्बे अधिक दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि शब्द स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो कमियां हैं इसकी वजह से वर्तमान की पाठ्य पुस्तकों की जो का महत्व है वो खत्म होता जाता है या उनकी क्वालिटी वो खत्म होती चली जा रही है। अगली बात आती है पुस्तक मंडलों या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा चयन में पाठ्य पुस्तक चयन में पक्षपात या असावधानी, पक्षपात या असावधानी। पुस्तक का जो चुनाव किया जाता है पाठ्य पुस्तक का, उसके लिए एक बाकायदा एक
या ये पुस्तक चुनाव समिति के तक पहुंचनी है, मैं वहां तक अपनी, भले ही मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मुझे पता है मेरे तथ्यों की कोई तथ्यात्मक सूचनाएं उसमें नहीं है, केवल सुनी सुनाई बातों पर उस चीज को लिखा गया है, तो ऐसे में मुझे पता है कि मेरे इसमें बहुत सारी कमियां, लेकिन उसको चलाने के लिए मैंने उस माध्यम को पकड़ा, उसको लालच प्रदान किया, या यूं कहा जाए कि भ्रष्टाचार का सहारा लेकर, और मैंने अपनी पुस्तक को वहां तक पहुंचाया। अब वह पुस्तक चूंकि पहुंची ही गई तो निश्चित है कि चुनाव भी उसी का होगा। तो इस तरह की कुछ गलतियां होती हैं, कुछ जैसे कि प्रभावशाली व्यक्तियों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार की वजह से भी सही पुस्तकों का चुनाव नहीं हो पाता है। इसीलिए पाठ्य पुस्तक के चुनाव में ये कहा जाए कि चयन और में पक्षपात और असावधानी की वजह से सही पाठ्य पुस्तक का चुनाव नहीं हो पाता है। अगली बात है, लेखकों को मूल्यांकन की नवीन विधियों का ज्ञान नहीं। मूल्यांकन की नवीन विधियों का ज्ञान नहीं। जिनके द्वारा पाठ्य पुस्तक लिखी जा रही है उन्हें मूल्यांकन की जो नवीन विधियां, जो कि निरंतर रूप से हमारे विभिन्न जो संस्थाएं या संगठन हैं, जैसे NCERT, SIERT के द्वारा विभिन्न प्रकार के समय समय पर अनुसंधान होते रहते हैं, उनके अनुसंधानों के परिणाम के आधार पर जो बेहतर अच्छी विधि होती है, जो मूल्यांकन के तरीकों में जिस तरह के परिवर्तन की सिफारिशें सामने आती हैं, परिणाम सामने आते हैं, उनको वे नवीन मूल्यों को, नवीन विधियों को निरंतर रूप से सम्मिलित करते रहते हैं। तो जो लेखक होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उन्हें मूल्यांकन की उन नवीन विधियों का ज्ञान नहीं होता है और वे परंपरागत तरीके को ही अपनी पाठ्य पुस्तक में मूल्यांकन का आधार बनाते चले जाते हैं, जिससे कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह की विचारधारा या जिस तरह के मूल्यांकन के द्वारा बालकों का जांच परख होनी चाहिए या जिस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, उसमें सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है। इसीलिए मूल्यांकन की कमी या ये कहा जाए कि मूल्यांकन की नवीन विधियों की जानकारी न होने की वजह से इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो इतिहास की वर्तमान पाठ्य पुस्तकों की जब हम आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं तो उसके अंदर हमने इसकी बहुत सारी कमियों को देखा। अगर इन कमियों को दूर किया जाए तो निश्चित है कि एक अच्छी और उपयोगी पाठ्य पुस्तक का चुनाव किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां कुछ इस तरह की है कि इस तरह की कमियों का सामना हमारे को करना पड़ता है और एक सही जानकारी, सही सूचना जो है वो अध्यापक बालकों तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ पर कई बार एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि जब लेखकों के द्वारा लिखी जाती है, अनुभवहीन लेखकों के द्वारा लिखी जाती है, बात यहाँ पर भी आती है कि जब माध्यमिक शिक्षकों या इनके द्वारा जो पुस्तकें स्वीकृत की जाती है वो NCERT या SIERT के द्वारा लिखित या उनके द्वारा छपी हुई पाठ्य पुस्तकों का चुनाव किया जाता है। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि फिर पाठ्य पुस्तक के चयन की कहाँ कौन सी आवश्यकता है या कौन से पाठ्य पुस्तक चयन के में पक्षपात या असावधानी के कारण पुस्तक का स्तर निम्न हो सकता है। तो इसमें क्या कई बार होता है कि जैसे NCERT की ही प्रेस में अगर वो छापी जा रही है, उसी के निर्देशन में छापी जा रही है, तो यहाँ पर ऐसे लेखकों की विषय वस्तु को स्थान दे दिया जाता है जो अनुभवहीन है, जिनके तथ्य प्रमाणित नहीं है, जिनकी सूचनाएं अपूर्ण है और जिनके तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए किसी भी प्रकार के सोर्स वहां पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में निश्चित है कि वे पाठ्य पुस्तक के स्तर को उच्च बनाने की अपेक्षा उसकी गुणवत्ता के स्तर को और निम्न कर देते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी आज की ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि आज किसी भी पाठ्य पुस्तक के चुनाव में किस प्रकार के या किसी भी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए किस प्रकार का होना अनिवार्य है और वर्तमान में जो हमारी पाठ्य पुस्तकों की स्थिति है उसकी अगर समीक्षा की जाए तो उसमें निम्न प्रकार की कमियों को देखने को हमें मिलता है और इन कमियों को हम अगर दूर कर
सकती हैं। इसी आधार पर हमारा आज का गृह कार्य का प्रश्न होगा कि इतिहास की वर्तमान पाठ्य पुस्तक की आलोचनात्मक समीक्षा की। इतिहास की वर्तमान पाठ्य पुस्तक की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इस प्रश्न के साथ अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज